बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक नॉर्म्ड स्पेस क्या है या नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या है। तो ग्राउंड सेट जो हमारे पास है जिस पे हम ये काम शुरू करेंगे, ग्राउंड सेट एक्स जो है, इट शुड बी अ वेक्टर स्पेस। ये कोई वेक्टर स्पेस है। अगर ये हमारे पास एक्स कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो अब हम इस वेक्टर स्पेस के ऊपर एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करेंगे जो सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और अगर वो सर्टेन प्रॉपर्टीज जो जिसको वो सेटिस्फाई करेगा, इन प्रॉपर्टीज के बाद हम इस वेक्टर स्पेस का नाम नॉर्म्ड स्पेस रखेंगे, ठीक है। और आगे जाके हम ये बात बताएंगे कि हर नॉर्म्ड स्पेस जो है वो एक मैट्रिक स्पेस भी बनाई जा सकती है। तो बेसिकली हम यहाँ नॉर्म स्पेस के कॉन्सेप्ट को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा जी, अब देखें नॉर्म स्पेसिस क्या है। अ नॉर्म्ड स्पेस या फिर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक ही बात है, क्योंकि बेसिकली ये वेक्टर स्पेस के ऊपर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स इज अ वेक्टर स्पेस विद अ नॉर्म डिफाइन ऑन इट। यानी नॉर्म एक ऐसा फंक्शन है जो इस वेक्टर के अंदर इसकी लेंथ को बामानी बना देता है। यानी जब नॉर्म इसके ऊपर आती है तो फिर अब उस वेक्टर स्पेस में किसी भी जो वेक्टर है उसकी लेंथ जो है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म। और बानाक स्पेस क्या होगी? ये कंप्लीट नॉर्म स्पेस होगी। यानी कंप्लीट से यहाँ क्या मुराद है? कंप्लीटनेस तो हमने सिर्फ एक मैट्रिक्स स्पेस की पढ़ी है। तो पहले हम एक वेक्टर स्पेस लेंगे एक्स, उसके ऊपर जब हम एक नॉर्म ले लेंगे तो अंडर दैट नॉर्म वो एक बन जाएगी, नॉर्म्ड स्पेस बन जाएगी। और फिर उस नॉर्म्ड स्पेस से हम उस पर एक मैट्रिक डिफाइन कर लेंगे जो बिल्कुल उसकी इस नॉर्म पर डिपेंड करते हुए बनेगी, ठीक है। वो पहले भी शुरू में भी मैंने आपको बताया था, इस नॉर्म पर डिपेंड करते हुए। तो वही वो जो नॉर्म स्पेस थी अब वो बन गई एक मैट्रिक्स स्पेस। अब ये मैट्रिक्स स्पेस बन चुकी है तो अब हम इस स्पेस की कंप्लीटनेस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर यही मैट्रिक्स स्पेस, अगर ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हो, ये जो नॉर्म स्पेस जिससे ये मैट्रिक्स स्पेस बनी है, अगर ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हो तो फिर हम इस स्पेस एक्स को बानाक स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो ये जरा देखें कैसे काम हो रहा है। पहले वेक्टर स्पेस थी, उस पर हमने एक नॉर्म ली, फिर वो नॉर्म स्पेस बनी। उसी नॉर्म की मदद से हमने उस पर एक मैट्रिक डिफाइन की, और जब मैट्रिक डिफाइन कर दी तो अब वो एक्स एक मैट्रिक स्पेस भी है। और अगर ये कंप्लीट हुई तो यही एक्स बानाक स्पेस कहलाएगी। तो नॉर्म है क्या? नॉर्म एक्चुअली, नॉर्म रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो सकता है। इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एक्स, ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है। ये वेक्टर स्पेस एक्स जो है वो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। लेकिन नॉर्म जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा जिसके अंदर ये सर्टेन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। और ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि आपने मैट्रिक पर ली थी। जो मैट्रिक जो था एक्चुअली वो एक्स क्रॉस एक्स से आर पॉजिटिव में जाता है, आर यूनियन रियल, यानी यहाँ जाता है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन जो नॉर्म है ना, नॉर्म वो वेक्टर स्पेस एक्स से जाता है इसमें। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि डी यानी मैट्रिक के लिए आपके पास दो वेक्टर इनपुट होंगे, जबकि नॉर्म के लिए एक ही वेक्टर इनपुट होगा। और पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म या लेंथ जो फंक्शन आप ले रहे हैं वो लेंथ या नॉर्म हर वेक्टर की क्या होगी? नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिव होगी। या वो पॉजिटिव होगी या वो जीरो होगी। अगर वो जीरो होगी तो वो उसी सूरत में जीरो होगी जब वो खुद वेक्टर जीरो होगा। और तीसरी है कि अगर कोई स्केलर नंबर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो नॉर्म होगी वो इंडिविजुअल, वही नहीं, वो बाहर आ जाएगा स्केलर नंबर, और उस वेक्टर की नॉर्म को स्केलर से मल्टीप्लाई करके जवाब सेम आएगा। यानी ये लिनियरिटी की कंडीशन है एक। और दूसरी क्या है
ट्रायंगल इनइक्वालिटी के x प्लस वाई का जो नॉर्म है शुड बी लेस देन इक्वल टू x का नॉर्म प्लस y का नॉर्म। अगर ये नॉर्म है, ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा स्पेस x के ऊपर, तो हम कहेंगे कि स्पेस x जो है अंडर दिस फंक्शन, अंडर दिस फंक्शन एक नॉर्म्ड स्पेस बन जाएगी। ठीक है, तो नॉर्म हमें इनेबल करेगी उस वेक्टर स्पेस के अंदर। अब हम बात कर सकते हैं कि लेंथ क्या है किसी भी वेक्टर की। जब नॉर्म हमारे पास नहीं है तो हमारे पास एक सिंपल वेक्टर स्पेस है जो कि एक सेट है वेक्टर्स का ओवर सम स्केलर फील्ड एफ। हाँ जी, ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ नॉर्म ऑन एक्स डिफाइंस द मैट्रिक्स डी ऑन एक्स व्हिच इज गिवन बाय दिस। यानी अब वही जो एक्स जो कि नॉर्म स्पेस थी, अब वो एक मैट्रिक स्पेस भी बन गई एंड इज कॉल्ड अ मैट्रिक। और इस मैट्रिक को कहेंगे, ये मैट्रिक खुद से नहीं आई, इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म है। ये मैट्रिक खुद से पैदा नहीं हुई, ये मैट्रिक नॉर्म से इंड्यूस हुई है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक्स एक नॉर्म स्पेस है, एक्स एक नॉर्म स्पेस है, ठीक है, और इससे बनी ये एक्स के ऊपर एक मैट्रिक स्पेस एक्स, ये मैट्रिक स्पेस बन गई डी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हर नॉर्म स्पेस, हर नॉर्म स्पेस एक मैट्रिक स्पेस होती है, एक मैट्रिक स्पेस होती है। रिवर्स क्वेश्चन क्या होता है, रिवर्स क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या आपके पास जो मैट्रिक है उसके पीछे कोई नॉर्म थी जिससे वो मैट्रिक इंड्यूस हो रही है। तो आगे जाके देखेंगे कि ये रिवर्स क्वेश्चन जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसका हर हाल में जवाब मुस्बत नहीं है। हम ऐसी काउंटर एग्जांपल देंगे जिसमें हम ऐसी मैट्रिक की बात करेंगे, मैट्रिक की जिसके ऊपर कोई नॉर्म मौजूद नहीं थी जिससे वो मैट्रिक इंड्यूस हुई। ठीक है, तो पीछे वाली जो डेफिनेशंस हैं वो इस तरह बनाई गई हैं कि वो लेंथ का कंसेप्ट हो, या बिल्कुल लेंथ का वही कंसेप्ट जो हम R3 में लेते थे, R2 में वेक्टर की लेंथ देते थे, वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जी आपके पास सिर्फ जीरो वेक्टर है जिसकी लेंथ जीरो, बाकी सबकी लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वेक्टर को जब एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब आना चाहिए जो उसकी लेंथ को एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी सिंपल जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, जो बिल्कुल वैसी जैसे मैट्रिक में थी, मैट्रिक स्पेस में थी। ठीक है, और इन सारी प्रॉपर्टीज से ये प्रूव आसानी से किया जा सकता है कि वाकई जो नॉर्म है उससे एक मैट्रिक स्पेस बनती है। हेंस नॉर्म स्पेसिस और बनाक स्पेसिस वो मैट्रिक स्पेसिस होती है। देखें बेटा, पहली एग्जांपल जो आपके जहन में आनी चाहिए वो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन स्पेस आर है। ठीक है, और आर जो है ये क्लियरली आर जो है ये एक रियल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, आर हमारे पास क्या है, ठीक है, आर हमारे पास एक रियल वेक्टर स्पेस है, तमाम पॉइंट्स x हैं इसमें सच डेट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि क्या ये r नॉर्म्ड स्पेस है। चले मैं नॉर्म लेता हूं, ये वाली बहुत स्टैंडर्ड नॉर्म, आपको पहले से इसका पता होगा। नॉर्म जो है वो मैं ले रहा हूं अ फंक्शन फ्रॉम r टू r पॉजिटिव। कौन सा r से इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक, 0 भी जवाब आ सकता है। ठीक है, तो ले ये आ रहा है, और वो है x की जो नॉर्म है, वेरी सिंपल डेफिनेशन, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x। तो ये आपको पता होगा अगर ये 0 है और कोई नंबर x है तो उसका यानी x का मोड, x का नॉर्म क्या है, ये x का नॉर्म जो है ये बता रहा है कि उस नंबर का, अगर 2 है तो इस 2 का नॉर्म क्या है, वो बताता है कि 2 इस 0 से कितनी दूर है। ठीक है, नॉर्म ऑफ 2 वो क्या है, वो बताएगा कि 2 आपके ओरिजिन से कितनी दूर है। तो ये एक्चुअली ये डिस्टेंस बता रहा होता है, ये रियल नंबर का ओरिजिन से, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है।
तो पहली बात कंडीशन आपको पता है, फर्स्ट कंडीशन के ये हमेशा ये मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और ये जीरो का ही डिस्टेंस जीरो से जीरो होता है, और एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस जीरो हो इफ एंड ओनली इफ कि ये एक्स खुद इफ एंड ओनली इफ एक्स खुद जीरो होता है। ठीक हो गया, ये कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है, ये सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन बिल्कुल, अगर अल्फा कोई नंबर है एक्स का, नॉर्म क्या आता है? ये रियल एनालिसिस में आपने ये फर्दर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई हुई है पहले से, वो ये होगा अल्फा की एब्सोल्यूट वैल्यू और वो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगा। सिंपल है। और ट्राइंगल इनक्वालिटी भी आपको पता होगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के। ओके, सो दैट मीन्स कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन जो है वो नॉर्म का काम कर सकता है ओवर आर। दैट मीन्स आर जो है वो इज अ नॉर्म्ड स्पेस है अंडर दिस नॉर्म। तो आर, अगर आर है और इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये मॉडुलस में, यानी नॉर्म क्या हमने ली है, नॉर्म ले लिया हमने, दैट इज मोड ऑफ मोड ले लिया खाली एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये आर जो है वो एक नॉर्म स्पेस। अब आर नॉर्म स्पेस तो बन गई, क्या अगर मैं इस आर पर ये मैट्रिक डिफाइन कर लूं डी एक्स कोमा वाई बाय दिस नॉर्म, वो मैं ये ले लूं, वो मैं डेफिनेशन के मुताबिक लूंगा एक्स माइनस वाई का नॉर्म, और नॉर्म यहाँ क्या है हमारे पास, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये आप, ये तो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन मैट्रिक ना बन गई आर के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब आर अंडर दिस मैट्रिक ये मैट्रिक स्पेस बनाता है, और हमने ये प्रूफ किसी की असाइनमेंट भी दी थी कि ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। दैट मीन्स यहां से पता लगा कि आर जो है अंडर दिस नॉर्म वो एक बानाक स्पेस है, अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू एक बानाक स्पेस है। यानी यहाँ नॉर्म कौन सी है, ये वाली सिंपल। सो आर बानाक स्पेस है। सिमिलरली सी, ये भी प्रूव किया जा सकता है कि सी भी एक बानाक स्पेस है। ठीक है, अब सी के लिए नॉर्म क्या आएगी, सी के लिए नॉर्म आएगी, नॉर्म जो होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रीट होगी, यानी नॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ट्रीट होगी, शुड बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ पहली एग्जांपल के सेट में प्रूफ किया कि आर और सी एक्चुअली नॉर्म स्पेसिस भी हैं और बानाक स्पेसिस भी हैं, क्योंकि नॉर्म से जो मैट्रिक पैदा हो रही है इन पे वो कंप्लीटनेस को भी सेटिस्फाई करती है। लेकिन जब ये कंक्रीट एग्जांपल है बड़ी कि आर एन जो है और सी एन को हम यूनिटरी स्पेस भी कहते हैं और आर एन को हम यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। ये दोनों ही एट फर्स्ट स्टेप ये दोनों ही नॉर्म स्पेसिस हैं। ठीक है, और वो नॉर्म, ये नॉर्म स्पेसिस जो हैं उनसे मैट्रिक स्पेसिस बनेंगी ये, और ये मैट्रिक स्पेसिस बिल्कुल वही हैं जो पीछे आप डिस्कस कर चुके हैं, और उनके हिसाब से आपने उनके विद रिस्पेक्ट आपने ये प्रूव भी किया हुआ है कि आर एन जो है वो कंप्लीट है और सी एन भी कंप्लीट है। बिल्कुल ये वही स्टैंडर्ड है। देखें, दीज स्पेसिस वर डिफाइंड इन अर्लियर लेक्चर्स, आपको पता होगा। नाउ दे आर द बनाक स्पेसिस विद नॉर्म डिफाइंड बाय। ठीक है, यानी नॉर्म क्या है आपके पास कि आपने उस आर एन के अंदर से, मतलब आर एन में आपने लिया, आर एन में से आपने ले लिया एक एलिमेंट x1 कोमा x2 अप टू सो ऑन xn। तो फिर आपने इसकी नॉर्म कैसे डिफाइन की, इस x की नॉर्म आपने डिफाइन की
इंडिविजुअल के स्केयर का आपने सम लिया, एक्स आई के स्क्वेयर का सम ले लिया, आई फ्रॉम 1 टू n, और फिर लास्ट में आपने इनका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो अंडर दिस नॉर्म कॉम्प्लेक्स हो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए आई है कि कॉम्प्लेक्स को भी इसी में ट्रीट किया जा रहा है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि सी एन और आर एन जो हैं वो नॉर्म्ड स्पेसिस हैं। अब इन पर मैट्रिक कहाँ से लेके आ रहे हैं, मैट्रिक बाय डेफिनेशन लेके आएंगे, वो आएगी x माइनस वाई की मैट्रिक, वो ये होगी डिफरेंस इन फर्स्ट कंपोनेंट के डिफरेंस के स्क्वायर का सम, सेकंड यानी ये तो डिस्टेंस फार्मूले जैसी है अगर आपको याद हो तो, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये वही मैट्रिक है जो कि स्टैंडर्ड मैट्रिक भी थी आर एन पे और सी एन, और इन मैट्रिक के विद रिस्पेक्ट आर एन सी एन कंप्लीट भी थे। लिहाजा ये क्लियर हो गया कि ये आर एन और सी एन जो है वो बानाक स्पेसिस, क्योंकि इन पर जो नॉर्म से मैट्रिक प्रोड्यूस हो रही है वो वही है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और वो इनके लिहाज से कंप्लीट भी है। ठीक है, और इसका एक स्पेशल केस आप R3 पर वेक्टर्स का स्पेस में आप पढ़ते रहते हैं, R3 ले लें। ठीक है, वो R3 क्या होता है, एज अ वेक्टर स्पेस वो x y और z का लीनियर z के एलिमेंट्स हैं इस तरह के, x y और z कहाँ से आ रहे हैं, वो R से आ रहे हैं। ठीक है, वो R से आएंगे। ठीक है, और अब अगर आप इसमें से इसका नाम कैपिटल X रख लें तो इसकी नॉर्म बिल्कुल वही होगी जो कि लेंथ होती है। ठीक है, वो आएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये नॉर्म आ जाएगी। और यही नॉर्म आपको पता है R3 में इन फैक्टर अगर कोई वेक्टर है तो ये वेक्टर की लेंथ को भी यही रिप्रेजेंट कर रही है, ये x की नॉर्म। ठीक है, और क्लियर होगा कि आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस प्लेन पर जाएंगे। ठीक है, ये आपका z के अलोंग z कंपोनेंट होगा, फिर यहाँ से आप इस x एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे यहाँ पे, और ये आपका x कंपोनेंट होगा, फिर आप यहाँ से इस y के अलोंग मूव करेंगे ये वाला, तो ये आपका y कंपोनेंट होगा, और इस तरह से आप लेंथ निकाल सकते हैं। ये वही आइडियाज हैं जिनको जनरलाइज किया गया है आर एन और सी एन पे, ये ट्रिवियल आइडियाज हैं, पहले आपने पढ़े हुए सब। अगेन एलपी स्पेसिस के बारे में हमने पीछे प्रूव किया हुआ है कि एलपी स्पेसिस जो हैं वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसिस। अब हम यहाँ बताने लगे हैं कि ये बानाक स्पेसिस भी हैं, नॉर्म स्पेसिस भी हैं, डिफाइंड बाय द नॉर्म। नॉर्म हमने वे ये ले ली, एलपी के लिए पी अगर आप फिक्स कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, तो बिल्कुल ये वही डेफिनेशन है नॉर्म की जो हमने वहां पे भी यूज की थी मैट्रिक के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल एलपी का फर्ज करें, एक एलपी का एलिमेंट है xi1 कोमा xi2 एम टू सो ऑन, ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्म है वो कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, अगर मैं p को फिक्स ना करूं, p को वेरिएबल रखूं, तो इसकी नॉर्म क्या होगी, इसकी जो नॉर्म है बेटा वो होगी इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट वैल्यू की pth पावर लेनी है आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट का, फिर उनको सम करते जाना है आपने। ठीक है, अप टू सो ऑन, और फिर आपने इन सब का 1/p पावर लेनी है, यहाँ p ले लें, यहाँ 1/p पावर ले लें, तो ये नॉर्म होने की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, हमें इनइक्वालिटीज को यूज करना पड़ेगा, और फिर यही नॉर्म हमने इससे इस एलपी पे अब मैट्रिक डिफाइन कर ली, ये वाली ये वही मैट्रिक है जो हमने एलपी पे यूज की थी, और इसी लिहाज से हमने प्रूफ भी किया था कि एलपी अंडर दिस मैट्रिक कंप्लीट है। सो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि एलपी जो है वो भी एक बानाक स्पेस है, क्योंकि मैट्रिक जो इंड्यूस्ड हो रही है इस नॉर्म से वो कंप्लीट मैट्रिक है।
ये पुरानी बातें हैं जो रिपीट होके आ रही हैं दोबारा। अब ये एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं, एल इन्फिनिटी स्पेस। अगर मैं एल इन्फिनिटी स्पेस को डिफाइन पीछे भी किया हुआ है, अब ये बानाक स्पेस है और अब इस पे नॉर्म मैं लूंगा, बिल्कुल वही नॉर्म लूंगा जिसकी वजह से मैंने इस पे मैट्रिक डिफाइन की थी। इफ यू रिमेंबर कि आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट जो हैं एल इन्फिनिटी में जो सीक्वेंसेस के कंपोनेंट पड़े हुए हैं 1 2, इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सुप्रीमम है उसको आप इस की नॉर्म का नाम देंगे। ठीक है, तो जाहिर है अंडर दीज प्रॉपर्टीज ये एल इन्फिनिटी के ऊपर ये एक नॉर्म डिफाइन करेगा और एल इन्फिनिटी एक नॉर्म स्पेस बन जाएगी। और फिर इसी नॉर्म से अगर आप डिफाइन करें डिस्टेंस इसके ऊपर एक्स कोमा वाई का डिस्टेंस, वो ये होगा सुप्रीमम ऑफ, इफ यू रिमेंबर, सुप्रीमम ऑफ जे, और ये आएगा एक्साई आई माइनस ईटा आई की मॉडुलस का डिफरेंस का सुप्रीमम, और ये मैट्रिक डिफाइन करेगा। और ये मैट्रिक वही है जो इस नॉर्म से आ रही है, दैट मीन, और इसी मैट्रिक के लिहाज से हमने ये प्रूव किया हुआ एल इन्फिनिटी कंप्लीट है। दैट मीन्स कि एल इन्फिनिटी भी एक बनाकर स्पेस है। अब नेक्स्ट एक्सपेक्ट जो है, जो असाइनमेंट है किसी स्टूडेंट की, कि प्रूव करना कि सी स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शंस और डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी वो कंप्लीट स्पेस है। ये मैंने किसी को असाइन किया हुआ है। अब उसी को यूज करते हुए हम ये बताएंगे कि सी ए बी एक्चुअली एक बानाक स्पेस भी है। और नॉर्म क्या होगी? नॉर्म के लिए आपको दोबारा देखना पड़ेगा कि ये वही है जो मैट्रिक के अंदर भी यूज हुई थी, कि डिस्टेंस हमने एक्स क्या लेना है, एक्स हमने लेना है, एक्स का नॉर्म हमने क्या लेना है कि ये ए आपका ये है, बी आपका ये है, तो आप ये डिफरेंट पॉइंट्स ना फंक्शन के अंदर पुट करने हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू जिस पे आपकी ये मैक्सिमम अडॉप्ट कर ले, ये टी, ये टी आपने इसमें से लेना है जहां ये आपका मैक्सिमम वैल्यू अडॉप्ट करेगा। तो ये मैक्सिमम, ये वाली जो लेंथ होगी, ये पार्ट, ये आपके इस वेक्टर की नॉर्म कंसीडर। और इसी नॉर्म के लिहाज से जो सी ए बी पर मैट्रिक बनेगी, उस मैट्रिक के वो मैट्रिक भी कंप्लीट होगी। ये असाइनमेंट थी। हेंस सी स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये एक बानाक स्पेस है। अच्छा, अब ऐसी कई एग्जांपल्स दी जा सकती हैं जो कि बानाक स्पेस नहीं है। वो नॉर्म स्पेसिस तो थी, लेकिन जो हमने उस नॉर्म स्पेस के मुताबिक जब हमने उस मैट्रिक को लिया तो वो मैट्रिक कंप्लीट नहीं थी। जिस तरह क्यू की बात कर लें, हमने ये प्रूव किया कि क्यू कंप्लीट नहीं था। तो आर के ऊपर जो नॉर्म हमने ली है पीछे, उसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें क्यू पर, तो उसके मुताबिक वो क्यू जो है वो कंप्लीट मैट्रिक नहीं है, तो लिहाजा क्यू जो है वो बानाक स्पेस भी नहीं होगी। बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं, रिपीट हो रहे हैं यहाँ। सिमिलरली एग्जांपल्स ऐसी स्पेसेस की दी जा सकती हैं जो नॉन कंप्लीट थी। शुरू में हमने कंसीडर किया कि वो वेक्टर स्पेस एक नॉर्म स्पेस तो बना, लेकिन उस नॉर्म से जो मैट्रिक हमने इंड्यूस करवाई वो मैट्रिक कंप्लीट नहीं थी। लिहाजा हमारे पास जो स्पेस बनेगी वो नॉर्म स्पेस तो होगी, मगर वो बानाक स्पेस नहीं। अगेन मैं इस क्वेश्चन के साथ इस पार्ट को खत्म कर रहा हूँ। बहुत अहम बात कि आपने एक एक्स से शुरू किया जो कि एक वेक्टर स्पेस था, ये नॉर्म स्पेस बना, और नॉर्म स्पेस के बाद बनने के बाद ये एक मैट्रिक स्पेस भी बन गया। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि हर नॉर्म स्पेस को आप एक मैट्रिक स्पेस बना सकते हैं, मैट्रिक इंड्यूस करेंगे नॉर्म्स की मदद से। अब रिवर्स क्वेश्चन क्या है कि क्या हर मैट्रिक स्पेस के ऊपर पीछे एक नॉर्म स्पेस थी या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर देना भी बाकी।